हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो ये वीडियो है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2025 एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जिसमें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सो ये हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में 5th वीडियो रहेगी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम प्रिपरेशन की। सो इससे पहले हमने मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए हैं। फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है, पैथोफिजियोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। साथ ही इस सीरीज़ के लिए जो भी आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले क्वेश्चन से। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या रहता है? सो स्टरलाइजेशन जो है इसमें आपकी एब्सोल्यूट यानी कि 100% एलिमिनेशन होती है या इनएक्टिवेशन होती है वायबल ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंफेक्शन किल्स विच टाइप ऑफ सेल्स। जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो किस टाइप के सेल्स को किल करता है? सो डिसइंफेक्शन जो है ये प्रोसेस है जिसमें डिस्ट्रक्शन या फिर रिमूवल होती है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर ये किल करते हैं वेजिटेटिव सेल्स को, लेकिन जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं उनको ये किल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज वेजिटेटिव सेल्स बट नॉट हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंट इज जनरली अप्लाई टू लिविंग टिश्यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई किया जाता है ताकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है, तो ये आपका कौन सा रहता है? दिस विल बी एंटीसेप्टिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which term best describes an agent that kills all vegetative cells but not spores। सो इनमें से कौन सी टर्म जो है बेस्ट डिस्क्राइब की जाएगी उस एजेंट के लिए जो कि आपके सभी वेजिटेटिव सेल्स को किल करता है लेकिन सारे स्पोर्स को किल नहीं कर पाता है? तो ये आपका रहता है जर्मीसाइड, इसे कहते हैं, जो कि आपका बेसिकली किलिंग के लिए जो है वो रहता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स सारे के सारे किल हो जाएंगे लेकिन स्पोर्स जो है इसमें किल नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी वैल्यू इन स्टरलाइजेशन रेफर्स टू। सो स्टरलाइजेशन में जो डी वैल्यू रहती है वो किसके रिगार्डिंग रहती है? सो द डी वैल्यू इज द टाइम और डोज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू डिक्लाइन बाय 1 डेसिमल पॉइंट, दैट इज 90% रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेसिकली क्या कहा गया है कि आपको स्टरलाइजेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टराइल करने के लिए कितना टाइम लगेगा या फिर कितनी डोज रिक्वायर्ड होगी उस पर्टिकुलर एरिया पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन को 90% कम करने के लिए। सो वो आपकी कहलाती है डी वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला डी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय लॉग एन जीरो टू लॉग एन यू। सो इस फॉर्मूला में आपको बताना है यू डिनोट्स। ठीक है, यू क्या डिनोट करता है? सो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला किसका है? तो ये आपका डी वैल्यू का फॉर्मूला है जिसको डेसिमल रिडक्शन टाइम भी कहा जाता है। तो इसमें डी तो हमने देख लिया, इट इज़ डी वैल्यू। एंड इसमें आपका यू क्या रहता है? यू आपका होता है टाइम और डोज यूनिट्स ऑफ स्टेराइल एक्सपोजर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अदर टर्म्स की बात करें, जैसे लोग एन ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ, तो एन ज़ीरो क्या होता है? एन ज़ीरो आपकी इनिशियल माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है। एंड एन यू क्या होता है? एन यू आपकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है आफ्टर रिसीविंग। ठीक है, जब आपने रिसीव कर लिया है उस पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट या जो भी आपने स्टरलाइजेशन के लिए प्रोसीजर लिया है वो आपने यूज़ कर लिया, तो उसके बाद में जो है वो आपका क्या माइक्रोवेल पॉपुलेशन है वो आपकी एन यू रहती है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है डी वैल्यू के लिए, दैट इज डेसिमल रिडक्शन टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे बात की गई है थर्मल रेजिस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, सो थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट जो है इसे जेड वैल्यू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जेड वैल्यू क्या होती है? सो जेड वैल्यू जो है ये आपका डी वैल्यू पे टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपको
वन लॉग रिडक्शन करनी है, ठीक है, वन लॉग रिडक्शन करनी है डी वैल्यू में, ठीक है, डी वैल्यू को अगर आपको वन लॉग रिडक्शन करनी है तो इस वन लॉग रिडक्शन करने के लिए आपको कितना टेम्परेचर जो है वो कितना टेम्परेचर जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कितने टेम्परेचर इंक्रीज पे। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले 100% टेम्परेचर पे आपका डी वैल्यू आ रही है, 90% रिडक्शन हो रही है, तो अब आपको वन लॉग रिडक्शन करने के लिए आपको अगर 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, तो वो आपकी जेड वैल्यू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें रहती है थर्मल रेजिस्टेंट कांस्टेंट में, दैट इज जेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड वैल्यू डिस्क्राइब्स, अब जेड वैल्यू क्या डिस्क्राइब करती है, तो जेड वैल्यू डिस्क्राइब्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डेसिमल रिडक्शन टाइम, दैट इज डी वैल्यू, ठीक है, डी वैल्यू पे टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस है ये हमने देख लिया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल डेथ टाइम, दैट इज एफ वैल्यू इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे ये आपकी थर्मल डेथ टाइम है, पिछला हमने थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट देखा था। सो थर्मल डेथ टाइम जो है ये आपका क्या होता है, सो थर्मल डेथ टाइम इज द मिनिमम टाइम टू किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना मिनिमम, कम से कम कितना टाइम लगेगा सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेम्परेचर सेट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब इस टेम्परेचर पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए मान लो 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो वो आपका क्या आएगा थर्मल डेथ टाइम। लेकिन सेम टेम्परेचर पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कम से कम जो है वो 100% किल करने के लिए 60 मिनट लग रहे हैं, तो वो उसका थर्मल डेथ टाइम आ जाएगा। सो ये ऐसे वेरी कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू कंपेयर इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, स्टरलाइजेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को कंपेयर करने के लिए कौन सा जो है इसमें यूज़ होता है। सो इसमें आपकी एफ वैल्यू जो है ये आपकी यूज़ की जाती है टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो बेसिकली एफ वैल्यू जो है इसमें हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस की टोटल लिथैलिटी जो है वो चेक की जाती है, ठीक है, टोटल लिथैलिटी मींस वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो कितना लीथल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, वो चीज़ इसमें चेक की जाती है एफ वैल्यू में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इनमें से फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा है। तो इसमें आपका गैसियस है, अल्कोहल है, सनलाइट है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो सनलाइट जो है ये आपका फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में आता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपके जो स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनके बारे में पूछा जाता है। जो स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं इसमें आपके मेन जो है वो 2 टाइप्स के रहते हैं, समटाइम्स 3 टाइप्स भी इसे कहा जाता है। तो मेन जो आपके एक आपका आता है फिजिकल मेथड, दूसरा आपका आता है केमिकल मेथड एंड तीसरा आपका आता है मैकेनिकल मेथड, ठीक है, एंड मैकेनिकल मेथड जो है वो फिजिकल मेथड का ही एक सब टाइप जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हम सारे के सारे मेथड्स देख लेते हैं उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड्स पे आते हैं। फिजिकल मेथड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिजिकल मेथड्स में एक आपका आ जाता है सनलाइट, एक आपका आता है थर्मल मेथड, ठीक है, दूसरा आपका रहता है थर्मल मेथड या फिर हीट मेथड इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब थर्मल मेथड में भी आपके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक आपका रहता है ड्राई हीट, दूसरा आपका रहता है मॉइस्ट हीट, ठीक है। अब ड्राई हीट में क्या क्या आता है, ड्राई हीट में आपकी फ्लेमिंग आ जाती है, इंसिनरेशन आ जाती है, रेड हीट आती है, हॉट एयर ओवन आता है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट है ड्राई हीट में। देन आता है आपका मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं अलग अलग मेथड्स। जैसे अगर टेम्परेचर जो है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है तो उस पर आपका एक मेथड रहता है इंस्पिसेशन, दूसरा आपका रहता है पास्चराइजेशन। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉइलिंग, स्टीमिंग, टिंडलाइजेशन या फ्रिक्शनेशन ये सारे मेथड्स आते हैं। एंड अगर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें आपका इंपॉर्टेंट आता है ऑटोक्लेव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका मेथड रहता है। देन ये आपके हो गए थर्मल मेथड या फिर हीट मेथड्स में 2 मेथड्स, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। अब इसी में जो है वो थर्ड आता है आपका फिजिकल मेथड में ही थर्ड आपका आता है नॉन थर्मल। कौन सा आता है, नॉन थर्मल मेथड्स, ठीक है। तो इसमें आपके फर्दर 2 टाइप्स आते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक आपका आता है रेडिएशन, ठीक है, एक आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन आती हैं, दूसरा आपका मैकेनिकल मेथड्स आते हैं। अब रेडिएशन में क्या क्या आता है, रेडिएशन में आपकी आयनाइजेशन रेडिएशन भी हो सकती हैं, नॉन आयनाइजेशन भी हो सकती हैं। जो आयनाइजेशन आपकी रहेंगी, आयनाइजेशन
आयनाइजेशन में आपकी एक्सरेज, गामा रेज आ जाएंगी। एंड नॉन आयनाइजेशन में आपकी कौन सी रहेंगी, इसमें आपकी IR आयनाइजेशन आ जाएगी एंड UV रेज आ जाएंगी। सो ये आपका रेडिएशन नॉन थर्मल मेथड्स में आ जाएगा। अब मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आपकी आती है फिल्ट्रेशन, ठीक है। मैकेनिकल में आपका फिल्ट्रेशन मेथड आता है। अब फिल्ट्रेशन में आपका सेड्स फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, कैंडल फिल्टर, एस्बेस्टोस फिल्टर, ये सारे के सारे जो है फिल्ट्रेशन में आपके फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये आपका एक कंप्लीट मेथड हो गया स्टरलाइजेशन मेथड में, फिजिकल मेथड। अब दूसरा जो आपका मेथड रहता है वो आपका रहता है केमिकल मेथड। दूसरा कौन सा है, दूसरा इज केमिकल मेथड। इसमें आपके दो रहेंगे, केमिकल में आपका गैसियस स्टरलाइजेशन भी आ जाएगी एंड आपकी लिक्विड स्टरलाइजेशन भी आ जाएगी। गैसेस में क्या क्या आएंगी, गैसेस में आपका बीटा प्रोपियोनोलेक्टोन आ जाएगा, इथाइलिन ऑक्साइड आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। लिक्विड में कौन कौन सी रहेंगी, लिक्विड में आपके अल्कोहल, अल्डिहाइड, फिनोलेक्स, हेलोजन्स, हैवी मेटल्स, सर्फेक्टेंट्स, डाइस, ये सारे के सारे जो हैं आपके लिक्विड स्टरलाइजेशन मेथड्स में आएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट आपकी स्टरलाइजेशन टाइप्स हैं। इसका एक मैं फ्लो डायग्राम आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे देख लेना एक बार, रिवीजन के लिए आपके लिए बेटर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग इंसिनरेशन एंड रेड हीट आर व्हाट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स। अब फ्लेमिंग इंसिनरेशन है, रेड हीट है, ये आपके सारे के सारे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hot air oven sterilization operates at which recommended temperature and duration for oily solution। जो आपका hot air oven रहता है वो ऑयली सोल्यूशन की अगर उसमें स्टरलाइजेशन करनी है तो उसके लिए कितना रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन जो है वो रहता है। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की गई है ऑयली सॉल्यूशंस के लिए, तो इसके लिए टेम्परेचर जो है वो आपका 160 डिग्री सेल्सियस रहता है फॉर 1 आवर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी इसकी अगर टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूँ तो वो आपकी 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 260 डिग्री सेल्सियस जो वो आपकी टेम्परेचर रेंज रहती है हॉट एयर ओवन की स्टरलाइजेशन के लिए, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन मेथड यूज इन स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा एक रेडिएशन मेथड नहीं है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका गामा रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, यूवी रेज आ जाती हैं। फिनोल्स जो हैं ये आपकी स्टरलाइजेशन में तो होता है लेकिन रेडिएशन मेथड नहीं, ये आपका केमिकल मेथड लिक्विड में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन एज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व्स। सो फिल्ट्रेशन जो है वो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो इसमें बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल रहता है फिल्ट्रेशन का वो होता है फिजिकल सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड आयनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ। इंफ्रारेड आयनाइजेशन किसका टाइप है। सो इंफ्रारेड आयनाइजेशन जो है ये आपका नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब रेडिएशंस में भी हमने दो देखे थे, एक आयनाइजेशन फर्स्ट ये था, सेकंड जो है वो हमने नॉन आयनाइजेशन देखा था। आयनाइजेशन में कौन कौन से आए थे, तो इसमें आपका एक्स रेज, गामा रेज आती हैं एंड नॉन आयनाइजिंग में आपकी इंफ्रारेड एंड यूवी रेज आ जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ। सो कोगुलेशन या फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सो इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर मोइस्ट हीट दैट इज ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस स्टरलाइजेशन विद इथाइलिन ऑक्साइड वर्क्स मेनली बाय। जो गैस स्टरलाइजेशन है इथाइलिन ऑक्साइड के साथ वो मेनली कैसे वर्क करती है, इट मेनली वर्क बाय अल्काइलेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है, अल्काइलेशन कॉज करती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट इन हॉट एयर ओवन इज। सो ड्राई हीट का प्रिंसिपल क्या है हॉट एयर ओवन में। सो ड्राई हीट का प्रिंसिपल आपका रहता है थर्मल इनएक्टिवेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन इज सुटेबल फॉर। सो हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन जो है वो किसके लिए सुटेबल होती है, ठीक है। सो हॉट एयर ओवन में अगर आप स्टरलाइजेशन करनी है तो वो आपकी मिनरल ऑयल्स के लिए आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं हॉट एयर ओवन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा हॉट एयर ओवन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, ये आपका पेट्रोलियम ईथर के लिए यूज़ होता है,
ठीक है, ग्रीस के लिए यूज़ होता है, नीडल्स के लिए, ग्लिसरीन के लिए, टेल्कम पाउडर के लिए ये यूज़ किया जाता है। टेल्कम पाउडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेल्कम पाउडर। तो टेल्कम पाउडर को अगर आपको स्टरलाइज़ करना है तो वो आप होटेल ओवन में करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ग्लासवेयर्स जो होते हैं वो आपके होटेल ओवन्स में स्टरलाइज़ होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन इज अ मेथड ऑफ। सो पास्चराइजेशन जो है वो कौन सा मेथड है? ठीक है, पास्चराइजेशन मेथड जो है वो किस में आता है? तो ये आपका टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मॉइस्ट हीट में आता है ये, मॉइस्ट हीट क्लासिफिकेशन में। एंड इसमें टेम्परेचर जो है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है स्टरलाइजेशन के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें भी क्या क्या टेम्परेचर रहते हैं, तो इसमें आपके फर्दर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेथड्स आते हैं। जैसे कि एक आपका रहता है होल्डर्स मेथड, ठीक है, इसमें होल्डर मेथड रहता है जिसमें आपका कम टेम्परेचर रहता है हाई टाइम के लिए, ठीक है, अराउंड 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, अबाउट 30 मिनट्स के लिए स्टरलाइजेशन इसमें की जाती है। देन आपका एक आता है फ्लैश मेथड। तो फ्लैश मेथड यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, जो कि आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है। एंड इसमें टाइम काफ़ी कम रहता है, ओनली 15 सेकेंड जो है वो इनफ होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। जो आपका होल्डर मेथड है ये आपका मिल्क की स्टरलाइजेशन के लिए आपका यूज़ किया जाता है। एंड जो आपका फ्लैश मेथड है ये आपका सेवरल जूसेस जो रहते हैं उसके लिए मेथड जो है रहता है। इसके अलावा पास्चराइजेशन में ही थर्ड मेथड आपका रहता है अल्ट्रा हाई, ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। इसमें आपका टेम्परेचर और हाई रहता है, अबाउट डबल ही इसमें रहता है, अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें टाइम बहुत ही कम रहता है, सिर्फ 3 सेकेंड में इसमें स्टरलाइजेशन हो जाती है। जैसे कि आपकी मिल्क हो गया, क्रीम, वाइन, जूस, सभी टाइप्स के जो है वो इसमें स्टरलाइज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेविंग ऑपरेट्स एट अ टेम्परेचर। सो ऑटोक्लेव जो है वो किस टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है? सो ऑटोक्लेव ऑपरेट एट अ टेम्परेचर ऑफ अबव 100 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। एंड इसका जो बेस्ट जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है वो आपका रहता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रेशर इसमें 15 पर स्क्वायर इंच। एंड टाइम भी इसमें आपका जो है 15 मिनट्स रहता है, ठीक है। सो ये आपको एक कंडीशन याद रखनी है ऑटोक्लेविंग के लिए, क्या बेस्ट टेम्परेचर जो है वो रहता है, जो मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर। तो फ्लेमिंग मेथड जो है किसके लिए सूटेबल नहीं है? सो फ्लेमिंग मेथड जो है ये आपका ग्रीसी और ऑयली मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड किसके स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है? तो ये आपका सेवरल डिवाइस लाइक फोर्सेप्स के लिए यूज़ होता है, नीडल्स के लिए यूज़ होता है, स्केल्पेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें आपकी इनकी स्टरलाइजेशन करनी है तो फ्लेमिंग मेथड आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इंसिनरेशन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। सो इंसिनरेशन का जो मेथड है वो किस में बेस्ट सूट होता है? सो ये आपका हेजार्डस वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका इंसिनरेशन मेथड रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका वर्निंग प्रोसीजर जो है वो रहता है, ठीक है। इसमें जो भी आपके हेजार्डस मटेरियल्स होते हैं उनको वर्न किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पे। इतना हाई होना चाहिए कि उस पे जितने भी कॉन्टामिनेंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएँ। सो इसमें जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट बर्निंग से होती है, ठीक है, ये आपको रखना है, कंप्लीट बर्निंग जो है उसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्ट्रेशन टाइप इज़ यूज फॉर बैक्टीरियल स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा फिल्ट्रेशन टाइप बैक्टीरियल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है? तो ये आपका मेथड जो है ये आपका रहता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, स्टेट्स फिल्टर, ये सारे के सारे जो हैं बैक्टीरियल स्टरलाइजेशन में यूज़ होते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड्स में आते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन इंक्लूड। स्टरलाइजेशन के जो मैकेनिकल मेथड्स हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे एग्जांपल्स? सो इसमें आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, फिल्टर वाले जो हैं वो आपके मैकेनिकल मेथड्स में आएंगे। ड्राई हीट नहीं आएगा, अल्कोहल नहीं आएगा, फिनॉलिक नहीं आएगा, ठीक है। ड्राई हीट फिजिकल में आएगा, अल्कोहल एंड फिनॉलिक्स जो हैं ये आपके केमिकल में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन विद गैस इंक्लूड्स। जो केमिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का जिसमें गैस इंक्लूड होती है वो इनमें से कौन सी है? सो इसमें आपका बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन जो है ये आपका गैसियस स्टरलाइजेशन का एग्जांपल है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
सनलाइट हमने देख लिया था, ये डायरेक्ट फिजिकल मेथड में आता है। फिल्ट्रेशन हमने देख लिया है, मैकेनिकल मेथड में आता है, जो कि नॉन थर्मल मेथड है फिजिकल मेथड के अंदर। एंड कैंडल फिल्टर भी आपका सिमिलर है, फिल्ट्रेशन मेथड है, मैकेनिकल मेथड जो है ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज बेस्ड ऑन थर्मल इनएक्टिवेशन ऑफ सेल कॉन्स्टेंट्स। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि सेल कॉन्स्टेंट्स की थर्मल इनएक्टिवेशन पे बेस्ड है। सो ये मेथड आपका रहता है ड्राई हीट और हॉट एयर ओवन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल मेन रहता है कि इसमें सेल कॉन्स्टेंट्स की थर्मल इनएक्टिवेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज टू स्टरलाइज ग्लास फियर्स पेट्रोलियम जेली एंड टेल्कम पाउडर इज। ठीक है, सो ये मेथड कौन सा है, ये भी आपका है हॉट एयर ओवन, हमने देख लिया था ये पहले ही। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मोड ऑफ एक्शन फॉर फिल्ट्रेशन इन स्टरलाइजेशन इज। ठीक है, स्टरलाइजेशन में फिल्ट्रेशन का मेन मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या प्रिंसिपल जो है वो इसमें रहता है फिल्ट्रेशन का। सो फिल्ट्रेशन जो है इसमें आपकी फिजिकल सेपरेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन इज प्राइमरली यूज फॉर। सो पास्चराइजेशन मेथड प्राइमरली किसके लिए यूज़ किया जाता है। सो पास्चराइजेशन मेथड जो है ये आपका प्राइमरली यूज़ होता है आपका पैकेज्ड एंड नॉन पैकेज्ड फूड्स लाइक मिल्क एंड फ्रूट जूस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पास्चराइजेशन होल्डर मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग एट। तो पास्चराइजेशन में हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, उसमें से जो आपका होल्डर मेथड है उसके लिए क्या टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं। तो इसका आपका 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए टेम्परेचर कंडीशन इसमें रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैश मेथड दैट इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन यूजेस। सो फ्लैश मेथड में क्या टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं। तो फ्लैश मेथड्स में आपकी टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं 72 डिग्री सेल्सियस फॉर ओनली 15 सेकेंड्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेम्परेचर पास्चराइजेशन यूजेस। जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन है उसमें क्या टेम्परेचर कंडीशन होती है। तो इसमें वेरी हाई टेम्परेचर वेरी शॉर्ट टाइम। सो ये आपका 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड्स ओनली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पिसेशन इज परफॉर्म्ड बाय हीटिंग एट। इंस्पिसेशन मेथड जो है ये इसमें किस टेम्परेचर पे जो है वो हीटिंग की जाती है। सो बेसिकली इंस्पिसेशन मेथड जो है वो इसमें आपका टेम्परेचर जो है वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, उसी पार्ट में ये आपकी आती है। एंड इसमें जो टेम्परेचर कंडीशन रहती हैं वो 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है हाफ एन आवर डेली के लिए ऑन 3 सक्सेसिव डेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो बेसिक प्रोसीजर इसमें क्या रहता है कि डेली जो है वो इसको 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा हाफ आवर के लिए। ठीक है, हाफ आवर के लिए आपने पहले दिन किया, देन नेक्स्ट डे फिर आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया एंड हाफ आवर के लिए अगेन उसको हीट किया। देन थर्ड डे पे जो है फिर से सेम प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है। अब ये प्रोसेस फॉलो करने का क्या मीनिंग रहता है। सो इसमें बेसिकली क्या रहते हैं, जो फर्स्ट डे पे जब आप हीट करेंगे तो जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होंगे वो आपके किल हो जाएंगे, लेकिन स्पोर्स जो है वो इसमें आपके किल नहीं होते हैं। सेकेंड डेज पे क्या रहता है, सेकेंड डे पे जो आपके फर्स्ट डे पे स्पोर्स रह गए हैं वो आपके ग्रो हो जाते हैं वेजिटेटिव सेल्स में। एंड सेकेंड डे पे वो वेजिटेटिव सेल जो स्पोर्स जो आपके वेजिटेटिव सेल्स में ग्रो हुए हैं वो आपके किल हो जाते हैं एंड बाकी जो है वो बच जाते हैं। देन थर्ड डे जो है वो आपका एक तरीके से बैकअप के लिए रहता है कि अगर कुछ स्पोर्स जो हैं वो रह गए हैं जो कि वेजिटेटिव सेल्स में ग्रो नहीं हुए हैं, जिसके चांसेस कम रहते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसे स्पोर्स जो हैं वो रह गए हैं तो वो थर्ड डे पे जो है वो वेजिटेटिव सेल्स में ग्रो हो जाते हैं एंड एक कंप्लीट स्टरलाइजेशन जो है वो आपको मिलती है। तो ये प्रोसेस पूरा जो है इसमें ऐसे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। टिंडलाइजेशन जो को क्या कहा जाता है। सो टिंडलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनेशन और इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडलाइजेशन यूजेज अ टेम्परेचर ऑफ। टिंडलाइजेशन में कितना टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। तो टिंडलाइजेशन जो है इसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस जो वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड इसको फ्रैक्शनेशन स्टरलाइजेशन कहा जाता है, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा इसको
डिसकंटिन्यूस हीटिंग भी जो है वो कहा जाता है। इसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कितने टाइम के लिए? अराउंड 10 टू 30 मिनट्स के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है एंड 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए, ठीक है, 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए सेम प्रोसेस जैसा कि हमने इंस्पी सेशन में देखा था। 3 सक्सेसिव डेज़ जो हैं वो कैसे-कैसे फॉलो अप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम फॉर टिंडलाइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे टाइम कितना रहता है? तो ये आपका 10 टू 30 मिनट्स जो टाइम रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ऑन। टिंडलाइजेशन जो है वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है? तो टिंडलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड कल्चर मीडिया। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड कल्चर मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए आपका टिंटलाइजेशन प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ग्लास वेयर्स आपके लिए किसके लिए रहते हैं? ये आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यानी कि हॉट एयर ओवन में जो है वो आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑटोक्लेविंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो ऑटोक्लेव जो है ये आपका काम करता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर। किस प्रोसेस से काम करता है? बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। डीनेचुरेशन या फिर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन दोनों ही आपके इसमें आ रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव प्रेशर फॉर स्टरलाइजेशन एट 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 121 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइजेशन कर रहे हैं ऑटोक्लेव में, तो इस टेम्परेचर पे जो आपका प्रेशर है वो कितना रहता है? तो प्रेशर जो है वो इसमें आपका रहता है 15 पर स्क्वायर इंच PSI, 15 PSI। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ये 15 PSI टेम्परेचर जो है वो 15 मिनट्स के लिए, टाइम की अगर बात करेंगे तो 15 मिनट्स के लिए रहता है। अब इसमें हम सारी टेम्परेचर रेंजेस देख लेते हैं ऑटोक्लेव की। ठीक है, ऑटोक्लेव आपका 115 से लेकर के 116 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है, जिसके लिए आपका प्रेशर जो है वो 10 PSI रहता है एंड इसमें टाइम जो है वो हाई रहता है 30 मिनट्स। ठीक है, यहीं पे जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि आपका ये वाला आ गया 121 से 123 डिग्री सेल्सियस के लिए, सो इसमें आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड टाइम जो है इसमें आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट्स में ही आपकी स्टरलाइजेशन हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे कि आपका 126 से लेकर के 129 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो इसमें प्रेशर अगेन बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर आपका 20 PSI हो जाएगा एंड टाइम जो है वो इसमें और कम लगेगा, तकरीबन 10 मिनट्स तक इसमें टाइम लगेगा। अब हम टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे 134 से लेकर के 138 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम ले गए, तो इसमें अगेन जो प्रेशर है वो स्टीम प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। स्टीम प्रेशर आपका हो जाएगा 30 PSI एंड टेम्परेचर जो है सॉरी टाइम जो है वो और कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 3 मिनट जो है इसमें आपका टाइम लगेगा स्टरलाइजेशन के लिए। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाता है वो आपका ये टेम्परेचर पूछा जाता है 121 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका MPSC ड्रग इंस्पेक्टर 2008 में भी पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया है एंड रिसेंट 2023 में भी पूछा गया था। तो ये टेम्परेचर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम फॉर ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 PSI इज। ठीक है, टाइम कितना है इसमें? 15 मिनट्स ही इसमें टाइम रहता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज के ऊपर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 134 टू 138 डिग्री सेल्सियस एंड 30 PSI ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन टाइम इज। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इसके लिए टेम्परेचर काफ़ी कम, अराउंड 3 मिनट्स स्टरलाइजेशन टेम्परेचर टाइम रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग इज नॉट यूज फॉर। अब ऑटोक्लेविंग में से किसके लिए यूज़ नहीं की जाती है? सो ऑटोक्लेविंग जो है ये आपकी एनहाइड्रस मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं होती है, जैसे कि आपके पाउडर्स हो गए, ऑयल हो गया या फैट हो गया, तो इसके लिए आपका ऑटोक्लेव जो है वो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये यूज़ किसके लिए होता है? सो ऑटोक्लेव जो है ये आपका बैक्टीरियासाइडल मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अगर कोई हीट स्टेबल लिक्विड है, हीट स्टेबल लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, सलाइन सॉल्यूशन के लिए, हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट्स के लिए, या फिर आपके सील्ड एम्प्यूल्स हो गए, ठीक है, उसके लिए आपका यूज़ होता है, या फिर ग्लास वेयर, सिरिंजेस, रबड़ मटेरियल, ठीक है, रबड़, या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग, तो इन सभी के लिए जो है वो आपका ऑटोक्लेव जो है वो यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग। ऑटोक्लेव किसकी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है?
तो ये आपका हीट स्टेबल लिक्विड और सॉल्यूशंस, ग्लासवेयर्स में भी आपका यूज़ किया जाता है। मोस्टली ग्लासवेयर्स के लिए आपका जो है वो हॉट एयर ओवन होता है, लेकिन समटाइम्स आपका ऑटोक्लेव भी यूज़ किया जाता है। एंड देन सिरिंज, रबड़ और सर्जिकल ड्रेसिंग, इसके लिए भी आपका ऑटोक्लेव यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव एक्ट्स बाय। अब ऑटोक्लेव कैसे काम करता है? तो ऑटोक्लेव जो है ये आपका एक्ट करता है बाय कोगुलेशन और डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग एट 20 psi इज। अब यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ प्रेशर दिया गया है, तो इसके लिए आपको बताना है कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा ऑटोक्लेव करने के लिए। सो इसके लिए आपका टेम्परेचर रहता है 126 टू 129 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम इसमें कितना लगता है? सिर्फ 10 मिनट्स इस केस में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्सट्रोज इंजेक्शन एंड नीडल कैन बी स्टरलाइज बाय। तो डेक्सट्रोज इंजेक्शन या फिर नीडल को स्टरलाइज करना है, तो उसके लिए आपका ऑटोक्लेव यानी कि हो मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेविंग ही जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। रेडिएशन स्टरलाइजेशन को और क्या कहा जाता है? तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो है इसमें बेसिकली जो रेडिएशंस होती हैं वो आपकी कुछ हीट प्रोड्यूस करती हैं जब उनको इरेडिएट किया जाता है, जिसकी वजह से इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए ही यूज़ की जाती है, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ठीक है, अगर थर्मोलेवाइल मटेरियल पूछा जाएगा तो वो भी आपका सेम यहीं पे रहेगा। थर्मोलेवाइल के लिए आपकी एक तो गैसेस स्टरलाइजेशन यूज़ होती है, दूसरी आपकी रेडिएशन स्टरलाइजेशन होती है एंड समटाइम्स फिल्ट्रेशन भी आपकी यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज मोस्ट एप्लीकेबल टू। अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो है वो किसके लिए रहती है? सो इट इज़ मोस्ट एप्लीकेबल टू हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एक्शन ऑफ रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज बाय। अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन का एक्शन जो है, मेन एक्शन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो कैसे रहता है? तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करके जो है वो स्टरलाइजेशन प्रोड्यूस करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड डैमेज कर देता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए को डैमेज कर देगा एंड स्टरलाइजेशन जो है प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेंज इन आर्मस्ट्रॉन्ग इज यूवी रेडिएशन मोस्ट एक्टिव फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूवी रेडिएशन की किस रेंज पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिस्ट्रॉय होते हैं? सबसे ज़्यादा एक्टिव रेंज क्या है? तो ये एक्टिव रेंज आपकी रहती है 150 टू 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड यूवी रेज जो है वो आपकी 2537 आर्मस्ट्रॉन्ग पे जो है वो ग्रेटेस्ट एक्टिविटी होती है इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड रेंज की बात करेंगे तो ये ब्रॉड रेंज जो है उसमें रहती है। स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो 2537 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसमें रेंज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड एज ए नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इज मेनली यूज फॉर। इंफ्रारेड एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए एंड ये किसके लिए यूज़ किया जाता है मेनली? तो ये आपका प्री पैक्ड आइटम्स लाइक सिरिंजेस एंड कैथेटर्स, इनके लिए यूज़ होता है इनकी स्टरलाइजेशन के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर स्टरलाइजेशन इज। सो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है स्टरलाइजेशन के लिए? सो ये आपकी रहती है फोटोन रेडिएशन। ठीक है, गामा फोटोन रेडिएशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा रेज आर यूज फॉर स्टरलाइजिंग। गामा रेज जो है वो किसकी स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं? सो दे आर यूज फॉर स्टरलाइजिंग पैक्ड फूड मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल, डिस्पोजेबल syringes और सर्जिकल कैटगट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल फिल्टर पोर साइज फॉर फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन इज। और फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के लिए बैक्टीरियल पोर साइज जो है वो कितना रहता है? सो इसके लिए पोर साइज आपका रहता है 0.2 माइक्रोमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन टेस्टिंग ऑफ फिल्टर्स इज डन बाय। सो फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन में फिल्टर्स की टेस्टिंग जो है किस मेथड से होती है? सो फिल्टर्स की टेस्टिंग होती है आपकी बबल पॉइंट टेस्ट से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपा फिल्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो हेपा फिल्टर्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? तो हेपा फिल्टर्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एस्बेस्टोस और ग्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलीपोर फिल्टर्स आर मेड ऑफ। सो मिलीपोर फिल्टर्स किससे बने होते हैं? सो मिलीपोर फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एस्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरामिक फिल्टर्स हैव कंपोजिशन ऑफ। तो सेरामिक फिल्टर्स की कंपोजिशन क्या है? तो सेरामिक फिल्टर्स जो हैं ये आपके पोर्सिलीन और केसलगर से जो है वो बनते हैं, ये इसकी कंपोजिशन रहती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ। अब सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स किससे बने हैं? तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें दो रहते हैं, एक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, एक सिंटर्ड मेटल फिल्टर रहता है। जो सिंटर्ड मेटल फिल्टर है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक है, लेकिन सिंटर्ड ग्लास अगर पूछा जाएगा तो दैट विल बी बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा यही आ गया सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ। जो सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स हैं ये स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर कंपोज ऑफ। सो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो हैं वो इसकी कंपोजिशन क्या है? सो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो हैं ये आपके बनते हैं सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट से। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टोस फिल्टर्स आर मेड फ्रॉम। सो अब एस्बेस्टोस फिल्टर्स किससे बने होते हैं? सो दे आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड इज कॉमनली यूज फॉर। सो फॉर्मल्डिहाइड जो हो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सो फॉर्मल्डिहाइड इज मेनली यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स, ठीक है, फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसनट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन फॉर्मलिन सोल्यूशन इज। फॉर्मलिन सोल्यूशन में फॉर्मल्डिहाइड की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी रहती है? अब इसकी कितनी कंसनट्रेशन होती है तो एग्जैक्ट की बात करें तो इसमें 37% जो है वो फॉर्मलिन सोल्यूशन में फॉर्मल्डिहाइड की कंसनट्रेशन रहती है, जिसका टोटल 5% जो है वो यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। सो यहाँ पे आपका रेंज है ऑप्शन नंबर बी में दी गई है 35 to 40%। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की बायोकेमिकल टारगेट्स फॉर फॉर्मल्डिहाइड एक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर फॉर्मल्डिहाइड से स्टरलाइजेशन की जा रही है तो उसके लिए की बायोकेमिकल टारगेट कौन सा रहेगा? सो ये आपका अटैक करता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन ऑक्साइड्स मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन इज। सो इथाइलिन ऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन रहता है अल्काइलेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इम्प्रूव सेफ्टी इथाइलिन ऑक्साइड इज मिक्सड विद। ठीक है, अगर सेफ्टी इंप्रूव करनी है तो इथाइलिन ऑक्साइड को किसके साथ मिक्स किया जाता है? सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, इथाइलिन ऑक्साइड को 90% CO2 के साथ मिक्स किया जाता है एंड फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, ताकि इसे नॉन इन्फ्लेमेबल जो है बनाया जा सके, जिसकी वजह से सेफ्टी भी आपकी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट इज। अब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गैसेस स्टरलाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका रहता है बीटा प्रोपियोनोलेक्टोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बीटा प्रोपियोनोलेक्टोन जो है ये आपका एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन रहता है, इट इज़ अ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन एंड ये आपका नॉन फ्लेमेबल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, एंड ये आपका अराउंड 25 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होता है देन फॉर्मल्डिहाइड गैस। ऑल्सो ये आपका 4000 टाइम्स जो है वो एक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू इथाइलिन ऑक्साइड, एंड तकरीबन 50,000 टाइम्स जो है ये आपका ज़्यादा एक्टिव होता है मिथाइल ब्रोमाइड से। सो ये अदर गैसेस स्टरलाइजेशन के कंपैरिजन में काफ़ी जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा प्रोपियोनोलेक्टोन इज डैश टाइम्स मोर एक्टिव देन मिथाइल ब्रोमाइड। अब मिथाइल ब्रोमाइड से कितना ज़्यादा एक्टिव है? तो ये आपका 50,000 टाइम्स जो है एक्टिव होता है मिथाइल ब्रोमाइड से। एंड दूसरा हमने कौन सा देखा था? इथाइलिन ऑक्साइड के कंपैरिजन में, इथाइलिन ऑक्साइड के कंपैरिजन में 4000 टाइम्स एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरिजन में सिर्फ 25 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा प्रोपियोलेक्टोन इज नॉट यूज फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ड्यू टू। जो बीटा प्रोपियोलेक्टोन है ये आपका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी
पेनिट्रेशन पावर काफ़ी लो रहती है, एंड ये आपका कार्सिनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करता है, मीन्स कार्सिनोजेनिक है, कैंसर इंड्यूसिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट यूज फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट केटाइनिक कंपाउंड डिसइंफेक्टेंट्स एक्ट बाय डिसरप्टिंग। जो मोस्ट केटाइनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कैसे जो है वो काम करते हैं। सो दे एक्ट बाय डिसरप्टिंग द सेल वॉल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जर्मिसाइडल एक्शन डिपेंड्स ऑन। सो क्लोरीन एंड ब्रोमीन का जर्मिसाइडल एक्शन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड ऑन द हाइपोक्लोरस एसिड फाउंड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेसिकली जब क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्मेशन होती है, एंड उस चीज़ इस पर्टिकुलर हाइपोफॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि इसका जर्मिसाइडल एक्शन जो है वो कैसा होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स आर मेनली यूज्ड एज। जो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं इनका मेन यूज़ क्या है। सो दे आर मेनली यूज्ड एज केटाइनिक सर्फेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट्स। सो इसमें आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड एक आ जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मिसाइडल एक्टिविटी ऑफ डाइज वर्क्स प्राइमरली बाय। अब जो डाइज रहती हैं, डाइज का जर्मिसाइडल एक्टिविटी जो है वो कैसे होता है, ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सो डाइज जो है बेसिकली आपकी डीएनए कॉम्प्लेक्स के को इम्पेयर करती हैं एंड डिस्ट्रॉय करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाइडली यूज प्रिपरेशन कंटेनिंग क्रिसोल इज। ठीक है, वाइडली यूज प्रिपरेशन जिसमें क्रिसोल प्रेजेंट होता है वो आपकी कौन सी है। सो दिस वन इज लाइजोल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी मेटल्स दैट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट इंक्लूड। सो ऐसे हैवी मेटल्स जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं, दे इंक्लूड मर्करी, सिल्वर एंड कॉपर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन द बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज्ड इज। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया जाता है। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है बेसिलस सबटिलिस वैरायटी नीगर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इंडिकेटर्स आपके दो टाइप्स के मेनली आप कंसीडर करेंगे, एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है, दूसरा आपका केमिकल इंडिकेटर रहता है। तो यहाँ पे ड्राई हीट के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर पूछा गया है तो वो आपका आ गया वेस्लर सबटिलिस वैरायटी निगर। अगर यहीं पे केमिकल इंडिकेटर पूछा जाएगा तो केमिकल इंडिकेटर आपका रहता है ब्राउन्स ट्यूब। ठीक है, ये आपका रहेगा ब्राउन्स ट्यूब। देन इसके अलावा बाउडिक टेप्स आ जाती हैं, BOWIEDICK टेप्स TAPES। ठीक है, ये आपकी केमिकल इंडिकेटर में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल इंडिकेटर फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन इज। सो गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए केमिकल इंडिकेटर कौन सा रहता है। तो गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए केमिकल इंडिकेटर आपका रहता है रोइस सेशेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड गैसियस स्टरलाइजेशन में भी आपका अगर बायोलॉजिकल इंडिकेटर पूछा जाएगा तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपका सेम रहता है एज ए ड्राई हीट, जो कि आपका रहता है वेसिलस सबटिलिस एंड वेराइटीज में निगर रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिकल इंडिकेटर फॉर फिल्ट्रेशन इज। अब फिल्ट्रेशन के केस में आपका फिजिकल इंडिकेटर आ जाता है। सो फिल्ट्रेशन के केस में आपका फिजिकल इंडिकेटर रहता है बबल पॉइंट और प्रेशर टेस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड दूसरा आपका फिल्ट्रेशन के केस में आपका केमिकल इंडिकेटर नहीं होता है, इसमें फिजिकल इंडिकेटर होता है। दूसरा आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है। कौन सा रहता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जिसमें आपका सीडोमोनास आ जाता है, सीडोमोनास डिमीन्यूटा। ठीक है, ये आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है। अब इसके अलावा हम अदर स्टरलाइजेशन मेथड्स की बात करते हैं, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपके बायोलॉजिकल इंडिकेटर एंड केमिकल इंडिकेटर रहते हैं। जिसमें हमारा एक मॉइस्ट हीट का रह गया है। ठीक है, मॉइस्ट हीट में आपका कौन कौन सा रहता है। तो मॉइस्ट हीट में आपका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है वो आपका बेसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस रहता है। ठीक है, बेसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस। ठीक है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। इसके अलावा बेसिलस सबटिलिस भी इसमें
आपका एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ होता है। इसके अलावा बेसिलस कोगुलेंस इसमें यूज़ होता है। एंड एक आपका रहता है क्लोस्ट्राइडियम स्पोरोजीन्स जो है उसमें आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है। एंड मॉइस्ट हीट में अगर हम केमिकल इंडिकेटर की बात करेंगे तो केमिकल इंडिकेटर में आपको मॉइस्ट हीट में केमिकल इंडिकेटर आपका कौन सा आ जाएगा, इट विल बी बाउडिक टेस्ट, ठीक है, BOWIEDICK। देन हीट सेंसिटिव टेप्स इसमें आ जाएंगी। देन आपका स्ट्राई पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आपके केमिकल इंडिकेटर्स रहते हैं मॉइस्ट हीट में। देन एक हमारा रह गया है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। इसमें आपका जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है वो आपका रहता है बेसिलस प्यूमिलस एंड दूसरा आपका रहता है बेसिलस फेरियस मीन्स SPHAERICUS, ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग रहेगी। एंड इसका मैं एक आपको टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर लेना कौन कौन से इसमें आपके रहते हैं। दूसरा इसी में अगर मैं केमिकल इंडिकेटर की बात करूँ रेडिएशन में, तो रेडिएशन में आपका केमिकल इंडिकेटर रहता है केमिकल डोजीमीटर, ठीक, केमिकल डोजीमीटर इसमें आपका केमिकल इंडिकेटर रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें हमने स्टरलाइजेशन के सारे एस्पेक्ट, सारे चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली हैं, ये आपका काफ़ी इनफ रहेगा। कुछ मटेरियल मैं इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, जो कि आप स्टडी कर सकते हैं रिवीजन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।